Hi, my name is Ravindra and today I am going to present you physics content plan for NEET student for 11th class. This is the brief introduction about me. I have done BTech in Information Technology 2015 pass out. Comes to my work experience, I started my career from an online education platform that is topper.com. I worked there for 3 years on different verticals such as content developer, doubts on chat. I was providing a solution to the students on their on the topper.com platform, that is an app where student used to ask their doubts and I was providing a solution and quality check, etc. etc. I worked on different verticals in topper. Later during the COVID period, I associated with multiple companies such as Vedantu, Baizu, Merit Nation, Physics Wala, Oswal Publication, etc. etc. I worked as an online tutor, doubts on chat, content developer, quality check, question creator, solution provider, etc. etc. Now I am going to present you lecture plan for NEET student for 11th class. So this is the चैप्टर्स. टोटल यहाँ पे 18 चैप्टर्स हैं जो कि हम पर चैप्टर कितने लेक्चर्स में हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ये यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स लिखे हुए हैं. हम यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस, इसको हम 4 लेक्चर में पढ़ेंगे. वेक्टर हम 4 लेक्चर में पढ़ेंगे. ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जब फिजिक्स का जो बेस डेवलप होता है वो बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर से होता है, क्योंकि इसका यूज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है और लास्ट चैप्टर जब तक हम फिजिक्स पढ़ते हैं तब तक ये जाता है. तो ये हमारे बेस बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. तो हमने इसको 4 लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है. 4 लेक्चर हमने वेक्टर को एलोकेट किया है. फिर उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट है 5 लेक्चर. फिर मोशन स्ट्रेट लाइन है 7 लेक्चर में. फिर मोशन इन प्लेन है. इस तरीके से हमने पर चैप्टर कितने लेक्चर से हमें कंप्लीट करना है ये हमने यहाँ पे लिख रखे हैं. और इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQs करेंगे. तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्रिक्शन, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं. हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि इनिशियल में कोई एक बॉक्स है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है. इस पर एक अकेले बच्चे ने फोर्स लगाया तो वो बॉक्स ऑन द स्पॉट तुरंत मूव नहीं होने लगा. वो उसने फोर्स लगाया लेकिन वो मूव नहीं हो रहा. लेकिन जब उसी ब्लॉक को 2 लोग मिल के फोर्स लगा रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो मूव होना स्टार्ट कर दिया. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमने अकेले फोर्स लगाया वो मूव नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग मिल के फोर्स लगा रहे तो मूव करने लगा. और जब हमने फोर्स उस पर से हटा लिया, जब हमने फोर्स किया, जो अप्लाइड फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, हमने उस पर से रिमूव कर दिया, तो क्या हुआ, बॉक्स कुछ दूर चलकर रेस्ट पर आ गया. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्राउंड पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या जिस रफ सरफेस कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर हम उसे फोर्स लगा रहे हैं और जब हम फोर्स उस पर से रिमूव कर लेते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कुछ देर में रेस्ट पर आ जा रहा है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा इनविजिबल फोर्स प्रेजेंट है जो कि हमारे अप्लाइड फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो, उसके मोशन को रजिस्ट कर रहा है. वो ऑब्जेक्ट क्या हो, मूव ना हो. सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, उस पर हमने फोर्स लगाया तो वो मूव नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है. मतलब हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा होता है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और वो क्या हो गया, मोशन में आ गया, लेकिन जैसे हमने फोर्स उस पर से रिमूव किया, ऑब्जेक्ट कुछ दूर चलकर रेस्ट पर आ गया. इसका मतलब हम कह सकते हैं देयर इज एन इनविजिबल फोर्स प्रेजेंट which resists the motion of the object, which resists the relative motion of the object, that is called the friction. तो यहाँ पे हम डेफिनेशन पे आते हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 surfaces which are in contact. यहाँ पे हम एग्जाम्पल 1 पे देखेंगे. एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे हमने
ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये ब्लॉक क्या है, मूव नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसी ब्लॉक को दो लोगों ने मिलकर फोर्स अप्लाई किया, दो लोगों ने मिलकर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हो गया, ये ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो गया। और जब हमने फोर्स रिमूव कर लिया तो कुछ दूर चल के ये ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर फ्रिक्शन ने हमारे द्वारा जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसको रजिस्ट किया, और हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन जो रजिस्टिव फोर्स है उससे कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में या ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जब दो लोगों ने मिल के फोर्स अप्लाई किया तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट मूव होने लगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर अभी जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। मतलब कि F इज ग्रेटर देन Fs। जब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन हो जाए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन दोनों कंडीशंस को एनालिसिस करके हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। जब हम उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वो बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन जब हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर देन हो जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होना स्टार्ट हो जाता है सरफेस पर। जब अप्लाइड फोर्स क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से, तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हम इसके बेस पे हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये कह सकते हैं, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया, जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ने लगी, और एक टाइम ऐसा आया जिसके बाद क्या हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और जैसे ही हम फोर्स रिमूव कर लेंगे तो कुछ दूर चलकर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा, क्योंकि अभी भी रेजिस्टिव फोर्स वर्क कर रहा है, लेकिन हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर लिया जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जा रहा है। तो हमने कह दिया कि फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से जस्ट मोशन में आने वाला हो जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से जस्ट मोशन में आने के लिए रेडी हो जाए, ऑब्जेक्ट रेस्ट से जस्ट मोशन में आने के लिए रेडी हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स एट विच ऑब्जेक्ट जस्ट गोइंग टू मूव, और हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टैटिक स्टेट से काइनेटिक स्टेट में आ जाए। तो मतलब कि वो ऐसा फोर्स कि जिस पर ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन से स्टैटिक स्टेट से काइनेटिक स्टेट में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन एट विच ऑब्जेक्ट जस्ट गोइंग टू कम इन काइनेटिक स्टेट, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम फ्रिक्शन को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और जब हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक स्टेट में है उस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, द फोर्स वर्क्स ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टेट, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। और जैसे हम मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर है और हम उसको रफ सरफेस पर रख दिए और एक फोर्स अप्लाई किया, क्या होगा, वो
स्फीयर मूव करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि इस पर रोल करने लगता है। तो जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रोल करे किसी रफ सरफेस पर, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है क्या बोलते हैं उसको, रोलिंग फ्रिक्शन। ये था हमारा आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा डेमो। अब हम आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।